क्या हुआ बहू? अरे तेरे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? लगता है बुढ़िया ने कुछ सुना नहीं। चलो अच्छी बात है। वो माँ जी, हमारे कमरे का एसी थोड़ा खराब हो गया है ना, इसलिए अर्नव बाहर गया है, क्योंकि मैं गर्मी में सो ही नहीं पाती। हे भगवान, इस मनहूस एसी को भी अभी खराब होना था क्या? तभी अर्नव वहां पर आ जाता है। मैंने उस पहचान वाले आदमी से बात कर ली है, लेकिन वो कह रहा है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो दूसरे गांव गया है। क्या? हाँ मिश्का, और अब इतनी रात को हमें कोई और एसी रिपेयर करने वाला नहीं मिलने वाला। हे भगवान, अब क्या करें? अरे एक काम करो ना, अगर बहू को गर्मी में नींद नहीं आती तो तुम दोनों मेरे और तेजेंद्र के कमरे में सो जाओ और हम दोनों एक रात के लिए इस कमरे में सो जाते हैं। क्या? हाँ बेटा, और तू कल एसी ठीक करा देना। अब क्या कर सकते हैं, बहू पहले से ही पिछले एक हफ्ते से ठीक से सोई नहीं होगी, इसलिए जाओ हमारे कमरे में जाकर सो जाओ। ठीक है मम्मी, अगर आप इतना कह रही हो तो हम आपके और पापा के कमरे में सो जाते हैं। चलो मिश्का। नहीं मिश्का, तुझे अपने ससुराल वालों के नजरों में एकदम सर्वगुण संपन्न बनना है, इसलिए तू वहां पर नहीं जा सकती। अरे नहीं अर्नव, हम यहीं पर सोएंगे। अरे लेकिन क्यों बहू? अरे माँ जी, मुझे यहाँ पर सोने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप अपने कमरे में ही सो जाओ। अच्छा ठीक है फिर। सच में बहुत प्यारी बहू मिली है मुझे तो। चलो अब दोनों आराम से सो जाओ। शुभ रात्रि। फिर वो दोनों अपने कमरे में ही सो जाते हैं। फिर एक रोज मिश्का की ननंद रोली उसे खरीदारी करने के लिए एक मार्केट लेकर जाती है। अरे रोली, ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई मॉल भी नजर नहीं आ रहा। अरे भाभी, यही तो वो जगह है जहाँ पर हम खरीदारी करने आए हैं, चंपक नगर। यहाँ रास्ते पर ही ऐसे स्टॉल लगे होते हैं जिनमें सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं। चलो आज हम दोनों जम के खरीदारी करेंगे। क्या? मिश्का को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखती है। वाह, ये वाली कुर्ती तो मुझ पर कितनी जचेगी ना। और ओली, क्या हुआ भाभी, आप भी लो ना कुछ। ये देखो, ये वाली पर्स कितनी खूबसूरत है। दिखने में तो एकदम महंगी लग रही है, लेकिन सिर्फ 150 रुपए की है। अरे नहीं मिश्का, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेने वाली। मुझे जो भी खरीदना होता है वो मैं मॉल से ही खरीदती हूँ। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन यहाँ का माल भी खराब तो नहीं है ना। सस्ता और एकदम अलग अलग प्रकार का होता है। मॉल के सामान में और यहाँ के सामान में क्या फर्क होता है? सब एक जैसे ही तो होता है। क्या? ये किसने कहा तुमसे? अरे दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ के सामान की क्वालिटी एकदम बेकार होती है और मॉल का सामान भले ही महंगा होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी होती है। नहीं भाभी, मॉल में अगर कुछ खरीदने जाओ तो वो चीज भी बिगड़ ही जाती है, फिर चाहे वो कपड़े हो या कुछ और हो। आजकल मॉल की क्वालिटी भी सही नहीं रही, इसीलिए ये सस्ता माल खरीद कर कुछ समय के लिए इस्तेमाल करो और खुश रहो, और खराब भी हो जाए तो इतना बुरा भी नहीं लगता। हे भगवान, अब इस बेवकूफ लड़की को मैं क्या ही बोलूं। एक तो इसने मुझे इतनी घटिया जगह पर लेकर आई है, ऊपर से ये मेरा दिमाग भी खराब कर रही है। बस भगवान करे कि मुझे यहाँ पर मेरे कोई पहचान वाला ना मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। फिर जब रोली की सारी खरीदारी हो जाती है तभी चलो ना भाभी, वहां जाकर गोलगप्पे खाते हैं। क्या कहो? इस जगह पर? हाँ भाभी। बाप रे, मैं इस जगह पर गोलगप्पे बिल्कुल नहीं खाने वाली। अरे देखो तो कैसे खुले में गोलगप्पे बनाकर बेच रहे हैं। पता नहीं उसने हाथ धोए भी होंगे या नहीं। अरे भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही है? पूरी दिल्ली में यहाँ के गोलगप्पे बहुत मशहूर है। एक बार खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटती रह जाओगी आप। नहीं बाबा ने, मैं तो ये सब नहीं खाने वाली और मैं निकल रही हूँ यहाँ से। अरे रुक जाइए भाभी। अच्छा ठीक है, आप मत खाइए,
लेकिन कम से कम मेरे खाने तक तो रुक जाइए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं दूर खड़ी रहूंगी, वहां पार्क के गेट पर। ठीक है भाभी, लेकिन एक बात कहूँ, आपने वो अंग्रेजी कहावत तो सुनी ही होगी ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी चीज के बाहरी रूप से उसे परखना नहीं चाहिए। और ये गोलगप्पे वाला वाकई में बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाता है। अरे बाबा, भगवान के लिए इसके गुणगान गाना बंद भी करो और जाओ, तुम्हें जो खाना है खा लो। ऐसे ही एक रोज। हाँ चूही, काम में बिजी थी ना, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। बोलना, तूने कॉल क्यों किया था? अरे क्या अभी दी, कुछ होगा तभी मैं आपको थोड़ी ना फोन करूंगी। अरे ऐसे भी तो फोन कर सकती हो ना। अब देखो, ऐसे शादी होने के बाद में आपने तो अपनी बहन को ही पराया कर दिया। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, ये सब छोड़िए ना दी, और बताइए कैसे चल रहा है वहां पर सब कुछ? सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है और मैं अर्नव के साथ बहुत खुश हूँ। पर अब यहाँ पर मुझे रोज रोज माँ और पापा के ताने भी सुनने नहीं मिलते। ओफो दी, क्या अब भी? अच्छा चल, अब मैं रखती हूँ फोन, मुझे कुछ काम याद आ गया है, लेकिन मैं तुझे शाम में कॉल करूंगी, ठीक है ना? बाय। लेकिन दी, मिश्का कॉल कट कर देती है। इस बेवकूफ को थोड़ी सी ही सैलरी में कितनी खुशी मिलती है, इसीलिए इसके पास फोन पर बात करने के लिए ढेर सारा खाली समय पड़ा है। लेकिन मुझे अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना है और खूब आगे जाना है, उससे मेरी सैलरी और पोजीशन दोनों बढ़ेगी। मिश्का अपनी जिंदगी में पहले से ही लोगों से ज्यादा पैसों को अहमियत देती है। फिर एक दिन जब वो अर्नव के साथ मॉल में घूमने जाती है, तभी वहां पर मिश्का को उसकी सहेली मिल जाती है। ओ माय गॉड साक्षी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मिश्का, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ साक्षी। सॉरी यार, तुम्हारी शादी में मैं नहीं आ पाई, गाँव गई थी ना, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं बाबा, इट्स ओके। वैसे तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम दोनों के फोटोज तो मैं हमेशा सोशल मीडिया पर देखती ही रहती हूँ, और तुम तो हर दिन आगे लगाती रहती हो यार। सच में तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। शुक्रिया साक्षी। अरे मिश्का, अब चले क्या हम, वरना जूतों की सेल खत्म हो जाएगी। 10,000 के जूते सिर्फ 5,000 में मिलने वाले हैं आज। क्या? अरे जाओ जाओ, और अपना ख्याल रखो। बाय। ठीक है साक्षी, बाय। फिर साक्षी के जाने के बाद मिश्का अर्नव पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अर्नव, तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है क्या? अरे क्या हुआ मिश्का, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे मेरी सहेली तुमसे बात कर रही थी, लेकिन तुमने उसे हेलो तक नहीं कहा, और तुम्हारा ध्यान तो बस जूतों की दुकान पर ही था। ऐसे कौन करता है भला? अरे तो फिर उसने भी तो मुझसे कोई बात नहीं की ना। अरे तुम तो पूरा टाइम दूसरी तरफ ही देख रहे थे, तो वो तुमसे क्या बात करती? ऊपर से उसके सामने पागलों की तरह बोल रहे थे कि जल्दी चलो, वरना सेल खत्म हो जाएगी। अरे मैं सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी को एकदम हाई क्लास अंदाज में दिखाती हूँ, लेकिन अब वो क्या सोचेगी कि ये एकदम हाई फाई है, लेकिन इसका पति तो सेल के जूते खरीदता है। ओफो मिश्का, अब उसमें कौन सी बड़ी बात है? और सेल के जूते खराब थोड़ी ना होते हैं, और ऊपर से तुम्हारी एक ही सहेली ने सुना है ना, तो उतना तो चल जाता है। नहीं चलता अर्नव, अब वो जाकर मेरी बाकी सहेलियों को बताएगी। देखो अर्नव, अगर तुम्हें इसी तरह से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ानी है, तो अगली बार से मेरे साथ कहीं आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मिश्का, इतना कहकर मिश्का वहां से चली जाती है, और अर्नव अपना सर पकड़ लेता है। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, आज तो तेरी छुट्टी है ना? हाँ माँ जी। तो मेरे पास एक काम है, तो उसे कर देना। वो पड़ोस की माधुरी काकी है ना, वो जरा गाँव गई है, अचानक से जाना पड़ा उसे, लेकिन वो कल आ जाएगी। और अब उनके घर पर दोनों बाप बेटे अकेले ही हैं,
इसीलिए तू जाकर वहां पर थोड़ा बहुत काम कर ले, जैसे झाड़ू मारना, खाना बनाना, बस इतना ही। ये सब तो कर देगी क्या? माधुरी काकी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए उनके लिए करना हमारा भी फर्ज बनता है ना। क्या? ये आप क्या कह रही हो? अरे बहू, तू चिल्ला क्यों रही है? ओफो मिश्का, अपने गुस्से को काबू में रख। पता नहीं इस अर्णव के प्यार में मुझे और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। अरे माँ जी, मैं इसीलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि आप मुझसे पूछ रही हो। मैं आपकी बहू हूँ, तो मुझे पूछने की क्या जरूरत है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं माधुरी काकी के घर जाकर जो भी काम हो वो कर दूंगी। वैसे भी आज के दिन मैं खाली ही बैठी हूँ। क्या बात है बहू, तो कितनी अच्छी और समझदार है। लेकिन आजकल की लड़कियों में ऐसे गुण पाना बहुत मुश्किल है। फिर मिश्का को ना चाहकर भी अपने घमंड और गुस्से को छोड़कर माधुरी काकी के घर जाकर काम करना ही पड़ता है। फिर एक दिन सुवर्णा और जूही मिश्का को उसके ससुराल में मिलने आती है। और तभी, क्या ये आप क्या कह रही हो उज्ज्वला बहन? हाँ सुवर्णा बहन, आपकी बेटी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इसका स्वभाव इतना अच्छा है कि बस पूछिए मत। हमारी हर बात सुनती है, इसी काम में आनाकानी भी नहीं करती। और तो और, एक बार तो इसने मेरे कहने पर मेरी पड़ोसन के घर जाकर भी काम किया। आजकल की लड़कियां अपने ससुराल का ही काम करे तो बहुत है, लेकिन सच में उसने तो मेरा उस दिन दिल ही जीत लिया। अरे वाह, बहुत खूब मिश्का बेटा। अरे दी, ये पराठे आपने बनाए हैं? हाँ जूही। क्यों, अच्छे नहीं बने क्या? अरे नहीं दी, ये तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। थैंक यू जूही। मिश्का का ये बदला हुआ स्वभाव देखकर जूही और सुवर्णा एकदम खुश हो जाते हैं। फिर बाद में जब मिश्का उन दोनों को घर के बाहर छोड़ने जाती है, तभी, मिश्का बेटा, मुझे लगा नहीं था कि तू अपने ससुराल आकर इतनी सुधर जाएगी। लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसे ही खुश रहना बेटा। अरे माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये नाटक कर रही हूँ। क्या? हाँ माँ, अपने पति के लिए ये सब सहन करना पड़ रहा है मुझे, वरना मैं किसी की गुलामी कर ही नहीं सकती। हे भगवान, तू कभी नहीं सुधर सकती। मिश्का की बातें सुनकर सुवर्णा और जूही अब हैरान हो जाती है और मिश्का अंदर चली जाती है। अरे माँ, आप इतना परेशान मत होइए, नाटक ही सही, लेकिन देखना, इस नाटक के जरिए दी कब सुधर जाएगी यह आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ जूही, बस ऐसा ही हो। वही मैं सोच रही थी कि ये चमत्कार अचानक से कैसे हुआ। ऐसे ही एक रात खाना बनाने के बाद में, अरे बहू, तू कल काम पर मत जाना। क्या? हाँ बहू, अब देख, त्योहार आने वाले हैं और ऐसे में घर की साफ सफाई होना भी जरूरी है ना। इसलिए कल तू काम को छुट्टी लेकर घर की सारी साफ सफाई कर दे। अरे लेकिन माँ जी। और हाँ बहू, मुझे पता है कि कल सफाई पूरी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद रविवार को जब तेरी फिर से छुट्टी होगी ना, उस दिन तू बाकी की सफाई कर देना और ऐसे करके ही पूरा घर चकाचक हो जाएगा। अरे बस कीजिए माँ जी, मैं जहाँ पर काम करती हूँ वो कंपनी मेरे पिताजी की नहीं है कि जब मन किया तब अचानक से ऐन वक्त पर मैं छुट्टी ले लूं। और मैं कोई छुट्टी वुट्टी नहीं लेने वाली। और अगर घर की सफाई ही करनी है तो आप 2 दिन के लिए किसी बाई को बुला लो ना, मैं उसे पैसे दे दूंगी और मैं आपकी हर बात मानती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फायदा उठाती जाओ। क्या? पहली बार मिश्का का इतना गुस्सा देखकर उज्ज्वला एकदम चौंक जाती है। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? इतना तो कुछ भी नहीं हुआ है जितना तुम बतंगड़ बना रहे हो। अरे मामूली झगड़ों के कारण तुम दोनों घर का बंटवारा क्यों करना चाहते हो? ये बात कोई मामूली बात नहीं है भैया।
और आप हमें नहीं रोक सकते। देवर जी, झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन सब साथ मिलकर रहते हैं। ऐसे बंटवारा थोड़ी ना करते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। और क्या हो गया है आप दोनों को? आखिर आप दोनों इतना गुस्सा क्यों करने लगे हो? और क्या कमी रह गई थी मेरी तरफ से? मैंने तुझे हमेशा अपने बच्चे की तरह समझा है, लेकिन फिर भी तू मुझसे इतनी नफरत करने लगा है। क्यों छोटे? आखिर ऐसी कौन सी बात है? इन दोनों की बातों में मत आओ शौर्य। ये दोनों तो फिर से तुम्हें बहला फुसला कर अपने पास कर लेंगे, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से पता है कि घर का बंटवारा अगर कर दिया तो इन्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, और इसीलिए ये दोनों अब इतने भावुक हो रहे हैं। बदतमीजी मत करो रितिका। हम सुनकर ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मन में आया बोलती जाओ। भूलो मत, तुम अपने जेठ से बात कर रही हो। आप भी मत भूलिए भैया कि ये मेरी बीवी है रितिका, और आज हम अभी इसी वक्त ऊपर शिफ्ट करेंगे। मैं आदमियों को बुलाकर सारा सामान ऊपर रखवाता हूँ। हाँ शौर्य, यही सही रहेगा। लेकिन देवर जी, रहने दो अमृता। इन दोनों को जो करना है करने दो। बहुत घमंड आ गया है इन दोनों में। मिहिर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और शौर्य और रितिका अब ऊपर रहने चले जाते हैं। वो वहां पर सब कुछ फिर से नया कर देते हैं। अलग रसोई, अलग बाथरूम, और साथ ही नया टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब भी लाते हैं। अब यहाँ पर कितना सुकून महसूस हो रहा है। और शौर्य, मैंने तो एक काम वाली भी ढूंढ ली है। वो कल से आएगी काम पर और घर का सारा काम करेगी। ठीक है रितिका, सही किया तुमने। जहाँ बंटवारे के कारण अमृता दुखी होती है, वही रितिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अरे हाँ चंचल, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब मैं अपने हिस्से को ऐसे सजाऊंगी कि जो भी आए देखता ही रह जाए, और अब से मुझे उस मनहूस जेठानी की शक्ल भी देखनी नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बात तो तूने एकदम सही कही, लेकिन तू तो बड़ी कंजूस निकली। अरे अब ऐसे क्यों बोल रही है तू? तो फिर क्या बोलूं मैं? अरे मैंने तुझे यहाँ तक आने के लिए कितनी मदद की है, और तू मुझे एक छोटी सी पार्टी तक नहीं दे सकती। अब तो मैडम सेठानी बन चुकी है ना। अरे क्यों नहीं चंचल, जरूर दूंगी। अगले हफ्ते शौर्य 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, तभी तुम आ जाना। हम पूरी रात मजे करेंगे। ओके बहन, चलेगा। अब रितिका बस महारानी की तरह आराम ही फरमाती है और हुक्म चलाती है, क्योंकि उसका सारा काम नौकरानी मोगरा ही करती है। अच्छा मिंसाब, एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो ना मोगरा। आपका और नीचे वालों का क्या 36 का आंकड़ा है क्या? नहीं, मेरे को कुछ करने का नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही पूछ रही है मैं। क्यों रे, तुझे क्यों चाहिए इतनी पंचायत? ताकि तुम सारी खबर सुनकर मोहल्ले में सबको जाकर ढिंडोरा पीट दो, है ना? बाई बाई, ऐसा कुछ भी नहीं है मिन साहब। मैं ऐसे एड़े चाले नहीं करती हूँ। मैं बहुत शरीफ औरत हूँ। अरे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू कितनी शरीफ है। अब जा, चुपचाप जाकर अपना काम कर। बड़ी आई पंचायत करने। फिर अगले सुबह मोगरा पोछा मारकर सारा गंदा पानी बालकनी के बाहर फेंक देती है, और वो पानी नीचे सुखाए हुए अमृता और मिहिर के कपड़ों पर गिर जाता है। आईचा गावत, ये मैंने क्या कर दिया रे? उन गंदे कपड़ों को देखकर अमृता बहुत गुस्सा हो जाती है। रितिका, ये तुम्हारी नौकरानी ने क्या कर दिया? अरे कोई तमीज नाम की चीज है कि नहीं तुम लोगों में? इतनी मेहनत से मैंने ये कपड़े धोए थे, लेकिन अब सारे कपड़े खराब हो गए। मोगरा, अरे ये तूने क्या कर दिया? मेरे को माफ कर दियो मैम साहब। आओ, गलती से हो गया वो। अरे ऐसे कैसे गलती से हो गया? गंदा पानी बाथरूम में फेंका जाता है, ना कि बालकनी के बाहर। अरे वो नहीं है ना, इसीलिए उसे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन उसे मैं समझा दूंगी। लेकिन अब आप शुरू मत हो जाइए। अच्छा है, कुछ बोले भी नहीं इंसान, बस चुपचाप तुम्हारा ड्रामा देखते रहे। कान खोलकर सुन लो रितिका, अभी तक तो मैं चुप थी, क्योंकि मैं मानती थी कि तुम अपनी हरकतों से एक ना एक दिन बाज आ ही जाओगी।
लेकिन अब मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि तुम्हारा मन कितना मैला है। इसीलिए अब से मैं तुम्हारे कोई नखरे सहन नहीं करूंगी। हाँ, तो मैं भी आपके फालतू के भाषण नहीं सुनूंगी। एक बार कह दिया है मैंने कि आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। नालायक कहेगी, अरे सुबह सुबह मुझे तुम्हारे कारण ही मेरी जेठानी की यह सड़ी हुई शक्ल देखनी पड़ी। माफी चाहती हूँ मेम साहब। देख मोगरा, दिमाग खुला रख कर काम करो, पागलों की तरह नहीं, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। बेवकूफ कहेगी। फिर अमृता यह सारी बातें मिहिर को बताती है। अरे तो फिर तुम क्यों चुप रही? तुम्हें तो उसी की नौकरानी से हमारे सारे कपड़े धुलवाने चाहिए थे। इस बार तो मैंने उसे जाने दिया, लेकिन अगली बार नहीं। अब जाने दीजिए। फिर जब शौर्य बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है, तब रितिका अपनी सहेली चंचल को बुलाकर जोरों शोरों से गाने बजाकर पार्टी करती है, जिससे नीचे सो रहे मिहिर और अमृता की नींद टूट जाती है। अरे ये औरत क्या पागल वागल हो गई है क्या? रात के 2 बज रहे हैं और ये औरत स्पीकर लगाकर गाने बजा रही है। सच में ये रितिका कभी नहीं सुधरेगी। फिर वो दोनों गुस्सा होकर ऊपर चले जाते हैं और मिहिर स्पीकर बंद कर देता है। तभी, भैया आपने स्पीकर बंद क्यों किया? और हमारी पार्टी खराब करने के लिए आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? देखो रितिका, ये कोई क्लब या पार्टी का अड्डा नहीं है। ये एक घर है जिसके नीचे के हिस्से में 2 लोग रहते हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? रात के 2 बज चुके हैं और तुम ये सब कर रही हो। अरे तुम्हें क्या है, खुद तो दिन भर आराम ही करती हो, लेकिन हम दिन भर काम करके थक जाते हैं, इसीलिए हमें रात में सोना पड़ता है। भाभी, अगर इतना ही है ना, तो आप भी कोई नौकरानी रख लो। मुझे ताने क्यों दे रही हो? क्यों, हैसियत नहीं है क्या नौकरानी रखने की? हाँ? अपनी हद में रहकर बात करो रितिका। अरे आज तक हम तुम्हारी नौटंकी और बदतमीजी सब कुछ सहन करते आए हैं, लेकिन अब से नहीं करेंगे, बता दे रहा हूं। इसीलिए चुपचाप ये फालतूगिरी बंद करो और हमें सोने दो। अरे भैया, आप चाहो तो अपने कमरे के चारों तरफ से साउंड प्रूफ कांच लगवा लो या फिर कान में रुई डाल लो, क्योंकि हम तो पार्टी बंद करने से रहे, गाने तो ऐसे ही बजेंगे। इतना कहकर रितिका फिर से स्पीकर ऑन कर देती है और वो दोनों नाचने लगती है। रितिका, रितिका, रितिका उनकी कोई आवाज नहीं सुनती और उन्हें वहां से जाना ही पड़ता है। फिर 2 दिन बाद जब शौर्य घर वापस आता है, तभी मिहिर उसे सारी बातें बताता है। अपनी बीवी को समझा कर रख दे छोटे, ये कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, और इसे कह दे कि हमसे सलीके से पेश आए। हम इसके जेठ और जेठानी हैं, और जेठ जेठानी सास और ससुर के समान होते हैं। कैसे जेठ जेठानी? मतलब ये है कि आपका और हमारा रिश्ता उसी दिन टूट गया था जिस दिन इस घर का बंटवारा हुआ था। अब आप दोनों हमारे कोई नहीं लगते। हाँ, ये बात सच है कि मैं आपको और आपकी पत्नी को भैया और भाभी बोलकर पुकारता हूँ, लेकिन वो पड़ोस वाले भैया भाभी के तौर पर पुकारता हूँ, और अब हमारा कोई नाता नहीं रहा। देवर जी, आपको हो क्या गया है? अरे सब कुछ तो ठीक था, लेकिन पिछले 1.5 महीने से आपका रवैया कितना बदल गया है। भाभी, अब आप इतनी भी भोली मत बनिए। और हाँ, मेरी बीवी चाहे ऊपर कुछ भी करे, वो उसका घर है और वो वहां की मालकिन है। इसीलिए आप दोनों को अगर कोई परेशानी हो रही है तो वो आपकी दिक्कत है, हमारी नहीं। चलो शौर्य, हमें शहर के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग करने जाना है। इन जैसे डाउन मार्केट लोगों के साथ बात करके समय मत गवाओ। हाँ रितिका। फिर शौर्य और रितिका वहां से चले जाते हैं और उन दोनों की बातों को सुनकर मिहिर और अमृता को बहुत धक्का लगता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा कि ये मेरा ही भाई है, मेरा छोटे, जिसे मैंने इतना प्यार दिया। सच में मेरा दिल तो टूट ही चुका है। बस कितने बुरे हो गए हैं ये दोनों।
इनमें तो कोई इंसानियत ही नहीं बची। वही दूसरी तरफ रितिका शौर्य का बहुत सारा खर्चा करवाती है। ये वाली ज्वेलरी कितनी सुंदर है ना शौर्य, ये मैं ले लेती हूँ। लेकिन रितिका, तुमने 4-4 बैग भरकर शॉपिंग की है, अब तुम्हें ये ज्वेलरी भी लेनी है क्या? अरे पैसे आए हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बस उसे उड़ाती ही जाओ। अरे तो फिर बचा बचा कर कौन सा ताजमहल बांधने वाले हो मेरे लिए? और वैसे भी मैं थोड़ी ना कोई डायमंड की ज्वेलरी मांग रही हूँ, मैं तो बस ये गोल्ड की ज्वेलरी मांग रही हूँ ना। हाँ तो ये भी बहुत महंगी है रितिका। हाँ तो होने दो ना, मैं तो इसे लेकर ही रहूंगी और तुम अपना मुंह बंद रखो। पैसे आने के बाद भी मैं गरीबों की तरह क्यों रहूं? रितिका की बातें सुनकर शौर्य अपना सर पकड़ लेता है। फिर महीना खत्म होने पर जब घर का लाइट बिल आता है तभी, ये लीजिए भैया, ये लाइट बिल के पैसे, आधा आप भरेंगे और आधा मैं भरूंगा। रहने दे छोटे, मैं भर दूंगा। अब हर चीज का आधा आधा बंटवारा करेगा क्या तू? हाँ करूंगा मैं, क्योंकि मुझे आप पर बोझ नहीं बनना है। रख लीजिए ये पैसे, और आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उस सब की भरपाई कर दूंगा मैं धीरे धीरे। छोटे, अरे तेरे मन में मेरे लिए इतनी खटास क्यों आ गई है? अरे ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने? मैंने कहा ना आपको कि मुझे बार बार छोटे कहकर पुकारना बंद कीजिए। मेरा नाम शौर्य है। अरे चुप बैठ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू मेरा छोटे ही रहेगा। ये देख, मैं नहीं जानता कि तेरे मन में मेरे प्रति इतना गुस्सा क्यों है, लेकिन मैं तुझे इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा तुझसे प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन शौर्य मिहिर की बातें अनसुनी कर देता है और वो वहां से चला जाता है और बेचारा मिहिर फिर से दुखी हो जाता है। फिर एक दिन शौर्य अपनी नई कार लाता है। तभी अमृता और मिहिर उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कार के आते ही रितिका सेल्फीज खींचने लगती है। अरे रितिका, सेल्फीज खींचना बंद करो और जाकर आरती की थाली लाओ और कार पर टीका लगाकर उसकी आरती उतारो। आप मुझे मत बताओ क्या करो और क्या नहीं, जब देखो तब खुद को महान समझती रहती हो। लेकिन रितिका, भाभी ने कुछ गलत नहीं कहा है। अब जाकर आरती की थाली लाओ। इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि घर में नई चीज आने पर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, अभी लाती हूँ मैं। फिर रितिका आरती की थाली लाकर कार की पूजा करती है। बधाई हो छोटे, तुम्हारी ये नई कार देखकर मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। ओफो भैया, आप और आपकी बीवी दोनों भी कितने बेशर्म हो। अरे हम लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मुंह उठाकर हमारे पास चले आते हो। अब जाओ, अंदर जाओ और हमारी खुशियों में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रितिका, हमारी कार आपकी कार से कई ज्यादा महंगी और कई ज्यादा सुंदर है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप दोनों हमारी कार पर नजर लगाओ। देख ले छोटे, फिर से ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। सही तो कह रही है ये भैया, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप मेरी खुशियों में शामिल हो। क्या? ये सुनकर मिहिर को बहुत बुरा लगता है और वो अमृता को लेकर अंदर चला जाता है। जिसके बाद रितिका और शौर्य दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। फिर एक दिन जब रितिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। नहीं! अरे बाप रे! रितिका, अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही समय पर आ गई। लेकिन तूने ये मास्क क्यों पहना है? उतारना इसे। हाँ दीदी। फिर रीवा अपना मास्क उतारती है और वो हूबहू मयूरा की जैसी ही दिखती है। दीदी, यहाँ किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम मेरी ही जुड़वा बहन है।
ठीक है दीदी। देख रीवा, मुझे अपने डांसर बनने के सपने को पूरा करना है और उसके लिए मुझे पैसे कमाने होंगे। अभी मैं जिस फंक्शन में जा रही हूँ वहां पर एक हफ्ते का काम है मेरा, और अब इसके लिए मेरी जगह पर मेरे ससुराल में तू जाएगी, वो भी मयूरा बनकर। ठीक है दीदी, तुझे हर छोटी से छोटी बात मैंने मैसेज कर दी है। तूने सब कुछ याद तो कर लिया है ना? माँ जी की दवाई, मैं किस तरह से बात करती हूँ, सबकी पसंद नापसंद, सब कुछ ध्यान में रखना है तुझे रीवा। हाँ दीदी, मैंने सब कुछ नोट कर लिया है। आप चिंता मत कीजिए, बस वहां पर जाकर मुझसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सब ठीक हो जाएगा रीवा, चिंता मत कर। और ऐसी ये निगेटिव बातें भी मत कर। तुझे बस वहां पर जाकर नाटक करना है। अपनी बहन के सपने को पूरा करने के लिए तो इतना तो कर ही सकती है ना? हाँ मयूरा दीदी, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, और आप यहाँ की चिंता मत कीजिए। वहां पर जाकर आपका काम कीजिए। शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। इतना कहकर रीवा मयूरा की जगह लेकर ससुराल में आ जाती है और मयूरा अपना काम करने चली जाती है। फिर अगली सुबह रीवा गलती से श्यामा को सुबह की जगह पर रात की दवाइयां देती है, लेकिन तभी वहां पर कांचन आती है। अरे रुक जा मयूरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये दवाई माँ जी रात में खाती है, सुबह की दवाई अलग है। क्या? अरे मयूरा, रोज तो तू ही मुझे दवाई देती है, फिर तू ऐसी शक्ल क्यों बना रही है जैसे कि तुझे कुछ पता ही ना हो? और नहीं तो क्या, और तू इतनी भुलक्कड़ और लापरवाह कैसे हो सकती है? एक गलत डोज माँ जी की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माफ करना मुझे, वो हड़बड़ी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया ठीक से। माँ जी, मैं अगली बार से ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई बात नहीं बहू, कभी कभार गलती हो जाती है। तू भी तो एक इंसान ही है ना, कोई मशीन थोड़ी ना है। फिर बाद में, अरे मयूरा, तुम्हारे बालों का रंग अचानक से बदल कैसे गया? तुम्हारे बाल तो कल तक एकदम काले और घने थे, रातों रात तुमने ये क्या कर दिया? अरे यार, ये कांचन की बच्ची तो मेरी जान ही खा के मानेगी। वो जीजी, मैंने ना मेहंदी लगाई है बालों में, कल रात को ही लगाई, इसीलिए रंग बदला बदला सा लग रहा है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे तो लगा कि तुम एकदम गो हो, और पता नहीं था कि तुम ये नखरे भी कर सकती हो। हाँ जीजी, संस्कारी तो मैं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पुराने जमाने की हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा भाषण मत दो। फिर जब रीवा खाना बनाती है तभी उस खाने को चखकर श्यामा कहती है, अरे मयूरा, तेरे ये खाने के स्वाद को क्या हो गया अचानक से? मतलब क्या हुआ माँ जी, खाना खराब बना है क्या? अरे नहीं नहीं, खराब नहीं बना है, लेकिन स्वाद थोड़ा अलग सा है, वरना बाकी के टाइम तो तेरे हाथ का खाना एकदम अमृत समान लगता है। वो माँ जी, मेरी तबीयत खराब सी चल रही है ना 2-3 दिनों से, इसीलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली बार से मैं पूरा ध्यान और मन लगाकर खाना बनाऊंगी। पता नहीं आजकल इसका ध्यान कहाँ पर रहता है। फिर रात में जब समीर रीवा के साथ बेड पर सोने आता है तभी वो झट से सोफे पर चली जाती है। अरे क्या हुआ मयूरा, तुम सोने के लिए सोफे पर क्यों चली गई? वो मुझे बेड पर ठीक से नींद ही नहीं आती, इसीलिए मैं अब सोफे पर ही सोऊंगी। क्या? इतने दिनों तक तो बराबर नींद आ रही थी बेड पर, तो फिर अब क्या हुआ? वैसी बात नहीं है समीर जी, लेकिन मायके में सोफे पर ही सोती थी मैं, इसीलिए मुझे सोफे पर अच्छी नींद आती है। ठीक है, तुम और तुम्हारे ये नखरे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। जहाँ पर सोना है वहीं पर सो जाओ, मुझे तो तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन समीर जी, समीर उठकर अकेला ही बेड पर सो जाता है और रीवा सोफे पर सो जाती है। आज तो मैं बाल बाल बच गई, वरना जीजा जी के साथ बेड पर सोना पड़ता। छी 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 छी। क्या दीदी,
आपके कारण मुझे कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सच में। वहां मयूरा फंक्शन के बीच में ब्रेक के दौरान चिंता में होती है। पता नहीं रीवा वहां पर क्या कर रही होगी। उसने सब कुछ ठीक से संभाला होगा भी या नहीं। भगवान करे वहां पर कोई गड़बड़ ना हो। अभी तक तो वहां से कुछ कॉल भी नहीं आया। इसका मतलब सब ठीक ही होगा। रीवा अब दिन में काम खत्म करके सो जाती है और ये देखकर कांचन श्यामा से कहती है, माँ जी, आपको पता है क्या, मयूरा अभी सोने गई है। पहले तो वो कभी नहीं सोती थी, लेकिन पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया है। दोपहर में झपकी लेने का शौक चढ़ गया है उसे। हाँ तो उसमें क्या हुआ, वो घर के सारे काम करती है, इसीलिए थक कर सो जाती है। तुझ जैसी वो बेशर्म थोड़ी ना है, जो थोड़ा काम करके ही थक जाती है और फिर घंटों तक घोड़े बेचकर सो जाती है। लेकिन माँ जी। अरे क्या माँ जी, सही तो कह रही हूं मैं। अब मेरे कान भरना छोड़ दे और अपने हिस्से के काम निपटा ले, बेवकूफ कहीं की। ठीक है माँ जी। फिर टाइम मिलने पर रीवा मयूरा को फोन करती है। रीवा, वहां पर सब कुछ ठीक तो है ना? किसी को कोई शक तो नहीं हुआ ना तुझ पर? नहीं दीदी, किसी को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। हर पल डर सा लगा रहता है। आप कब आओगी दीदी? तू चिंता मत कर रीवा, मैं कल बस में बैठ जाऊंगी और रात तक वहां पर पहुंच जाऊंगी। यहाँ का मेरा सारा काम हो चुका है। ठीक है दीदी, जल्दी से आ जा। और तू टेंशन मत ले रीवा, और ऐसा बिल्कुल भी मत दिखा कि तू कोई नाटक कर रही है। जितना रियल और नेचुरल रह सकती है उतना रहे। और अगर कुछ भूल जाए तो मैंने तुझे भेजा हुआ मैसेज फिर से पढ़ ले। हाँ दीदी, अब तो मैं वही करूंगी। फिर अगली रात रीवा चुपके से बाहर निकलती है और मयूरा फिर से अपने ससुराल आ जाती है। फिर अगली सुबह, जी, आज मैं नाश्ते में इडली और डोसा बना रही हूँ। आप बस नारियल की चटनी बना दीजिए, बाकी का सारा काम मैं कर लूंगी। ठीक है मयूरा, लेकिन एक मिनट, तुम्हारे बाल अचानक से काले कैसे हो गए? 2 दिन पहले तो कह रही थी ना कि तुमने अपने बालों में मेहंदी लगाई है, तो फिर रातों रात अचानक से बाल तुम्हारे काले कैसे हो गए? क्या जीजी आप भी? वो कल रात को मैंने फिर से काले रंग की मेहंदी लगाई। समीर जी को ये बाल बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसीलिए मैंने उन्हें वापस से काला कर दिया। अच्छा जी, तो ये बात है क्या? हाँ जी। चलो अच्छा है। फिर श्यामा जब मयूरा के हाथ का खाना खाती है तब उसे वो खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। हा, क्या बात है। पिछले कुछ दिनों से खाना खाना ही नहीं लग रहा था, लेकिन अब जाकर फिर से वही स्वाद आया है तेरे हाथ में। माफ कीजिए माँ जी, वो मेरी तबीयत खराब सी थी ना, इसीलिए ऐसे हुआ। लेकिन अभी मैं एकदम ठीक हूँ और आज तो मैंने एकदम मन से खाना बनाया है, इसीलिए आपको इतना पसंद आया। हाँ मयूरा, वो बात तो है। वैसे मयूरा, पिछले 3-4 दिनों से तुम बड़ी अजीब सी लग रही थी। लगता है वो बीमार होने का असर था। ओफो कांचन, अरे चुपचाप खाना खाना अपना। जब देखा तब मुंह से कड़वाहट ही उगलती रहती है। अभी चुपचाप खाना खा। फिर मयूरा जब समीर से मिलती है तभी, अरे वाह समीर जी, आपके ऊपर तो ये शर्ट बहुत जच रही है। आपको किसी की नजर ना लगे। चुप रहो मयूरा, मुझसे बात मत करो। अरे क्या हुआ समीर जी, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हे भगवान, रीवा ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? कहीं इसने उनके साथ झगड़ा तो नहीं कर लिया? जो भी हो, मुझे अब समीर जी को मनाना ही होगा। बताइए ना समीर जी, क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ क्या पूछ रही हो? तुम्हें तो सोफे पर सोना पसंद है ना, तो फिर मुझसे बात क्यों कर रही हो? क्या अब भी समीर जी? अच्छा बाबा सॉरी, अब छोड़ भी दीजिए ना ये गुस्सा। प्लीज समीर जी, मान जाइए ना।
मुझे नींद नहीं आती बेड पर, इसीलिए सोफे पर सो रही थी। अच्छा चलिए, आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। और वैसे भी कितने दिन हो गए, हम कहीं बाहर गए ही नहीं। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ये हुई ना बात। इस तरह मयूरा समीर को जैसे तैसे मना लेती है। फिर एक दिन जब रीवा अपने दोस्त के साथ कहीं घूम रही होती है, तभी वहां पर कांचन की माँ भानुमति उसे देख लेती है। हाय दैया, अरे ये तो मेरी कांचन की देवरानी मयूरा है, लेकिन ये तो किसी गैर मर्द के साथ घूम रही है। ए भगवान, ये सब क्या चल रहा है। फिर भानुमति रीवा के पीछे जाती है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुकी होती है। फिर बाद में घर आकर भानुमति ये सारी बातें कांचन को बताती है। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ? हाँ कांचन बिटिया, मैंने आज तेरी देवरानी को देखा, वो भी दोपहर के 2 बजे। वो तो किसी पराये आदमी के साथ सरेआम घूम रही थी। क्या? दोपहर के 2 बजे? हाँ बेटिया, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है माँ? दोपहर के 2 बजे तो मयूरा मेरे साथ ही थी। हम दोनों रसोई में खाना बना रहे थे। और तो और वो आज दिन भर कहीं बाहर भी नहीं गई। तो फिर ये कैसे हो सकता है माँ? आपने किसी और को देख लिया होगा। नहीं कांचन बिटिया, मैं सच कह रही हूँ, वो मयूरा ही थी। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मेरी नजर एकदम तेज है, और वो तेरी देवरानी ही थी। अच्छा ठीक है माँ, मैं देखती हूँ, आपको बाद में फोन करती हूँ। ये मयूरा तो दिन भर घर पर ही थी, घर के बाहर निकली भी नहीं। फिर माँ मयूरा को कैसे देख सकती है? और मुझे पक्का पता है मेरी माँ झूठ नहीं बोलेगी। हो ना हो, कुछ तो है जो हमारी आंखों के सामने ही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। कांचन की ये सारी बातें मयूरा सफाई करते समय सुन लेती है, और बाद में वो रीवा को कॉल करके बहुत डांटती है। अरे बाप रे, माफ करना दीदी, मैं मास्क लगाना भूल गई थी। अरे रीवा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तुझे अगर बाहर घूमना है तो कहीं दूर जाकर घूमना, लेकिन मेरे ससुराल या मायके के आसपास के इलाके में प्लीज मास्क लगा कर जा। छोटी सी गलती भी हम पर बहुत भारी पड़ सकती है। हाँ दीदी, आपने सही कहा, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। आई एम रियली सॉरी दीदी। ठीक है रीवा, कोई बात नहीं। फिर एक दिन जब मयूरा, कांचन और श्यामा तीनों मिलकर खरीदारी करने जाती है, तभी वो मयूरा के मायके के नजदीक वाले मार्केट में जाते हैं। अरे कैसी हो मयूरा बिटिया? ओ तेरी, कहीं ये काकी रीवा के बारे में कोई जिक्र ना कर दे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ काकी, आप कैसी हो? एकदम बढ़िया बिटिया। और तेरी मामी और बहन वो दोनों कहाँ पर है? आजकल दिखाई नहीं देते। सब ठीक तो है ना घर पर? हाँ काकी जी, सब कुछ ठीक है। मेरी बहन गांव चली गई है ना फिर से, इसीलिए वो दिखाई नहीं देती। चलिए अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। अरे मेरी बात तो सुन। फिर मयूरा फटाफट से उन दोनों को लेकर वहां से निकल जाती है। और ये सब देखकर कांचन बड़ी अजीब सी शक्ल बनाती है। अरे मयूरा, वो औरत तेरी बहन के बारे में बोल रही थी, लेकिन तुमने तो हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हें एक बहन भी है। अरे नहीं माँ जी, वो मेरी सगी बहन नहीं है, दूर की बहन है। वो यहाँ पर हमारे साथ कुछ महीने के लिए रहने आई थी। गांव में हमारे दूर की रिश्तेदार की बेटी है, और ये काकी जी उसी के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना अगर वो काकी रीवा और मेरे जुड़वा होने के बारे में कुछ भी बोल देती तो आज तो मेरी शामत ही आ जाती। मयूरा की बात श्यामा तो मान जाती है, लेकिन कांचन के मन में पल रहा शक और ज्यादा बढ़ जाता है। उस काकी के साथ मयूरा ने बड़ी अजीब तरह से बात की।
आखिर ये मयूरा क्या छुपा रही थी? मुझे इसका पता लगाना ही होगा और इसके लिए मुझे उस पर नजर रखनी ही पड़ेगी। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें